सोचिए एक ऐसा सम्राट जिसकी कहानी हम तक एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से पहुंचती है। हम बात कर रहे हैं 7वीं सदी के सम्राट हर्षवर्धन की। एक ऐसे शासक जिनका साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी कहानी उससे भी ज्यादा पेचीदा है। तो आज हम इन्हीं दो चश्मों से हर्षवर्धन की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो ये दो नजरिए हैं किसके? ये कहानी हमें सुनाई है दो लोगों ने। एक तरफ है बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि, जो जाहिर है उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। और दूसरी तरफ है वेनसांग, एक चीनी बौद्ध भिक्षु जो एक यात्री की नज़र से सब कुछ देख रहे थे। मतलब एक है इनसाइडर जो राजा के बहुत करीब है, और दूसरा है आउटसाइडर जो दूर से सब कुछ देख रहा है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम इन दो दृष्टिकोणों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कवि की नज़र में हर्ष कैसे थे और एक यात्री की ज़मीनी रिपोर्ट क्या कहती है। इसके बाद बात होगी उनके अलग अलग किरदारों की, और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम जो भी हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं वो आखिर जानते कैसे हैं। ये कहानी असल में दो किताबों की है। एक तरफ संस्कृत की पहली ऐतिहासिक जीवनी और दूसरी तरफ एक विदेशी यात्री का यात्रा वृतांत, और यहीं से हर्षवर्धन की दोहरी कहानी का आगाज होता है। तो पहला सोर्स है हर्षचरित, मतलब हर्ष के कारनामे। और ये कोई मामूली किताब नहीं थी। असल में ये संस्कृत लिटरेचर की पहली हिस्टोरिकल बायोग्राफी मानी जाती है। सोचिए, एक नया जॉनरा ही शुरू हो गया। इसमें बाणभट्ट ने क्या किया, उन्होंने फैक्ट्स को अपने राजा की तारीफों के साथ ऐसे पिरोया कि एक जबरदस्त कहानी बन गई। इतिहासकारों के लिए तो ये आज भी किसी खजाने से कम नहीं। और अब आते हैं दूसरे सोर्स पर, CU की। इसे आप वेनसांग की ट्रैवल डायरी समझ सकते हैं। ये हमें शाही दरबार की चमक धमक से बाहर ले जाकर एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव देती है। पता है मजे की बात क्या है? ये बाणभट्ट की कहानी को कहीं कहीं सपोर्ट करती है तो कहीं कहीं उस पर सवाल भी खड़े कर देती है। तो अब चलते हैं इनसाइडर की कहानी की तरफ, मतलब बाणभट्ट की नज़र से हर्षवर्धन को देखते हैं। और उनके लिए तो हर्ष की कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। एक ऐसा राजकुमार जो मुश्किलों से लड़कर, एक के बाद एक हादसों से गुजरकर एक महान नायक बनता है। बाणभट्ट हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन के बारे में लिखते हैं, हूणों रूपी हिरणों के लिए सिंह, सिंधुराज के लिए तीव्र ज्वर, गुर्जरों की नींद में खलल डालने वाला। मतलब साफ है, हर्षवर्धन का परिवार पहले से ही बहुत पावरफुल था। ये कोई नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक बड़ी विरासत थी जिसे हर्ष को आगे बढ़ाना था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। सिर्फ 1 साल के अंदर एक के बाद एक मुसीबतें आईं। पहले पिता की मौत, फिर बहनोई की हत्या, और बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया गया। और इतना ही काफी नहीं था कि बड़े भाई राज्यवर्धन को भी धोखे से मार दिया गया। जरा सोचिए, इन हालात में महज 16 साल के हर्ष को राजगद्दी संभालनी पड़ी। उनका पहला मिशन बदला लेना और अपनी बहन को बचाना। और यही बाणभट्ट हमें हर्ष का एक अलग रूप दिखाते हैं। राजा बनने के बाद उनका पहला काम कोई जंग लड़ना नहीं था। नहीं, वो था विंध्य के जंगलों में अपनी बहन को ढूंढना। और उन्होंने अपनी बहन को ठीक उस वक्त ढूंढा जब वो सती होने वाली थी। ये सीन दिखाता है कि बाणभट्ट के लिए हर्ष की असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए उनके प्यार में थी। अच्छा, तो ये थी कवि की कहानी, बहुत ही नाटकीय, इमोशनल। अब जरा इस कल्पना से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ह्वेनसांग की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। और यहां आकर कहानी का टोन एकदम बदल जाता है। अब बात होगी कि असल में डे टू डे लाइफ में यह साम्राज्य चल कैसे रहा था। तो ह्वेनसांग का रिपोर्ट कार्ड कुछ ऐसा है। वो बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज्ड था, मतलब बड़े अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन मिलती थी। न्याय गुप्त काल के मुकाबले काफी सख्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, और इकोनॉमी में ट्रेड घट रहा था। ज्यादा फोकस गांव पर था। लेकिन हाँ, एक चीज थी जो चमक रही थी, और वो थी एजुकेशन। और उसका सेंटर था दुनिया भर में मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी। और कानून व्यवस्था की बात करें तो एक चौंकाने वाला फैक्ट है। जानते हैं ह्वेनसांग को खुद भारत में अपनी यात्रा के दौरान कितनी बार लूटा गया? 2 बार। जी हां, 2 बार। इससे साफ पता चलता है कि साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सड़कें उतनी सुरक्षित नहीं थीं। अब वो जो जमीन देने वाली बात थी ना, अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन देना, सुनने में ये शायद एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल लगे, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसी सिस्टम ने आगे चलकर भारत की पूरी मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था, जिसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, उसकी नींव रखी। ये एक टर्निंग पॉइंट था।
तो हमने प्रशासन देख लिया, जमीनी हकीकत देख ली, अब वापस आते हैं खुद हर्षवर्धन पर। उनके किरदार की और भी बहुत सी परतें थीं। वो सिर्फ एक योद्धा और सम्राट नहीं थे, वो कला के संरक्षक थे और खुद एक बहुत अच्छे नाटककार भी थे। हाँ, वो एक महान योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी भी एक सीमा थी। जब उन्होंने दक्षिण में अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश की तो नर्मदा नदी के पास उनका सामना हुआ चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से, और उस जंग में हर्ष हार गए। पुलकेशिन के एक शिलालेख में लिखा भी है, उत्तर के राजा का हर्ष यानी कि आनंद पिघल गया। ये उनकी अकेली बड़ी हार थी और इसने उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा भी तय कर दी। अच्छा, अब उनके धर्म को लेकर भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। देखिए, उनकी जो शाही मोहरें थीं उन पर लिखा होता था परम माहेश्वर, मतलब शिव के बहुत बड़े भक्त। लेकिन उनके काम कुछ और ही कहानी कहते हैं। उन्होंने खाने के लिए जानवरों को मारने पर पाबंदी लगा दी, हजारों बौद्ध स्तूप बनवाए और ह्वेनसांग को भी बहुत सम्मान दिया। तो सवाल यह है कि वो असल में शैव थे या बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव ज्यादा था। और ये दुविधा हमें उनके लिखे नाटकों में भी दिखती है। उन्होंने जो नाटक लिखे प्रियदर्शिका और रत्नावली, वो दरबारी रोमांस और प्रेम कहानियों पर हैं। लेकिन उनका सबसे मशहूर नाटक है नागानंद, और ये नाटक करुणा और आत्म बलिदान के गहरे बौद्ध सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां भी उनका झुकाव साफ दिखता है। तो अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। बाणभट्ट की कहानी, ह्वेनसांग की रिपोर्ट, हर्ष के अपने काम, इन सबको मिलाकर देखते हैं कि हर्षवर्धन की विरासत आखिर है क्या। उन्हें अक्सर प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के बीच का एक पुल कहा जाता है। तो उनकी विरासत में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले उन्होंने पावर सेंटर को पाटलिपुत्र से कन्नौज शिफ्ट किया। दूसरा, उन्होंने जमीन देकर सामंती व्यवस्था को और मजबूत किया। तीसरा, उन्होंने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। और शायद सबसे बड़ी बात, उनका साम्राज्य सदियों की उथल-पुथल से पहले एक यूनिफाइड पैन इंडियन एम्पायर बनाने का आखिरी बड़ा प्रयास था। उनके विरासत को समझने के लिए शायद एक किस्सा ही काफी है। प्रयाग में, मतलब आज के प्रयागराज में, हर 5 साल में एक बहुत बड़ी सभा होती थी, और इस सभा में हर्षवर्धन अपना पूरा का पूरा खजाना भिक्षुओं, विद्वानों और हर धर्म के गरीबों में बांट देते थे। सब कुछ। जरा सोचिए, एक तरफ इतनी बड़ी शाही ताकत और दूसरी तरफ इतनी बड़ी दानवीरता। यही थे हर्षवर्धन। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से शुरू किया था। हर्षवर्धन की कहानी हमें सुनाई है एक दरबारी कवि ने जो उनकी तारीफ करता था, और एक तीर्थयात्री ने जिन्हें उन्हें खुद संरक्षण दिया था। तो ये सोचने वाली बात है ना कि जब इतिहास सिर्फ दोस्तों और प्रशंसकों द्वारा लिखा जाता है तो असल कहानी कितनी बदल जाती है।